अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एंशंस टाइम। डीजे हंडी का वाक़या, तमाम चीज़ें आपके सामने वाज़ेह तौर से, लेकिन एक सवाल जो है अक्सर वहाँ से उठ रहा है, जो यूएपीए लगा है, आखिर ये यूएपीए है क्या? पता नहीं, लोग इससे बहुत परेशान हैं। आखिर ये इतना ख़तरनाक एक्ट है क्या है? तो आइए मज़ीद तफसीलात मोहम्मद ताहिर साहब से जानते हैं, क्योंकि इसमें बेहतर सलाह और बेहतर राय वही दे सकते हैं। सर, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे यूएपीए क्या है? देखिए, यूएपीए की फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये एक 1967 में इंदिरा गांधी के टाइम में बना था, जब बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ खड़े होने लग गए थे और बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन बना के उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए थे, इंदिरा गांधी लीडरशिप के ख़िलाफ़। तब इंदिरा गांधी ने उसे कंट्रोल करने के लिए ये यूएपीए 1967 बनाया था। और इसका मकसद उस वक्त क्या था कि जो लोग एसोसिएशन बनाते हैं और उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को उसको कर्टेल करने के लिए ये 1967 में कानून बना था। अब ये कानून इतना पावरफुल क्यों हो गया? आपको जैसे कि मालूम होगा कि हमारे पास दो पहले टेरर एक्ट थे। एक तो था टाडा, जिसको कि 1997 में रिपील कर दिया। फिर उसके बाद था पोटा, इसको भी 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया। तो इन दोनों एक्ट को रिपील करने के बाद हमारे हिंदुस्तान में एंटी टेरर लॉ कोई नहीं था। तो इसके लिए इस यूएपीए के अंदर 2004 में पहला अमेंडमेंट लाया गया कांग्रेस की तरफ से, और इसको जो हिंदुस्तान का एक टेरर एक्ट की तरह उसको इस्तेमाल करना शुरू हुआ 2004 से। और फिर इस कानून को 2008 में दोबारा बॉम्बे एक्ट के बाद, वो जो बॉम्बे में एक्ट हुआ था ताज होटल के ऊपर, उसके बाद इसको 2008 में अमेंडमेंट करके इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। तो आज के हालात में हिंदुस्तान में जो एंटी टेरर लॉ है वो है यूएपीए। तो जो भी लोगों को टेरर एक्टिविटी में अरेस्ट होते हैं, कि चार्जेस में जो अरेस्ट होते हैं, अंदर यूएपीए लगाया जाता है। तो ये एक्ट इतना ख़तरनाक क्यों है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये टेरर एक्टिविटीज़ में लगाया जाता है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका वो सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है। और तो सर, हमारे नाजरीन इसमें एक बात जानना चाहेंगे, अब तक 2008 के बाद से, यानी कि जो ताजमहल पर, जो ताजमहल यानी बॉम्बे ताजमहल होटल पर जो हमला हुआ था, उसके बाद से अब तक कितने लोगों पर लगा है? देखिए, इसकी मैं तो, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली पूरी नहीं है, मगर मेरे जो हिसाब से अब तक हिंदुस्तान के अंदर तब से 2008 के बाद से लेके ये कानून अब तक 3500 केसेस में इन्वोक हो चुका है। 3345 कुछ केसेस में इन्वोक हो चुका है। और इसकी तादाद बहुत बड़ी तादाद में, जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से आई है, उससे लेके अब तक बहुत बड़ी तादाद में लोगों पर ये इन्वोक होने लगा है। और इस केस की ख़ास क्या बात है बोले तो, इसमें एक सेक्शन 43 है, क्योंकि जैसे ये यूएपी लग जाता है, जो रेगुलर जो प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का, जो दूसरे केसेस में चलता है, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। उसमें कुछ खास प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेबल नहीं होता, आमतौर पर मर्डर से की भी सज़ा के दौरान के केसेस में 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट डालनी होती है। मगर इसमें क्या है कि आपको 180 डेज़ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है, और ये आपको फाइनल रिपोर्ट उसमें डालना पड़ता है। दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्जशीट मटेरियल के दौरान कहीं पर भी पुलिस ने ऐसा मटेरियल पेश कर दिया जिससे कि मालूम चले कि आपका प्राइम फेस, यानी कि पहली नज़र में आपका इन्वॉल्वमेंट दिखे, तो ऐसा होने के बाद, चार्जशीट मटेरियल में ऐसा होने के बाद, कोई भी कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उस आदमी को बेल पर रिहा नहीं करती। और अगर उसको रिहाई चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के हिसाब से होगी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है, 2008 के बाद से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4 केसेस हैं जिनका ट्रायल पूरा हुआ यूएपी का। एक और सवाल भी है, जो डीजे हंडी का वाक़या हुआ, क्या वो एक तरीक़े से टेरर एक्ट उस पर लगाया जा सकता है? कहाँ तक ये चीज़ मुनासिब लगती है, आप बताइए। सीधे देखिए, जो उसमें टेरर एक्ट को डिफ़ाइन किया है सेक्शन 15 के अंदर में, ठीक है। और वो जो सेक्शन 15 के अंदर जो डेफिनेशंस है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस हैं, और इसमें जिसके हिसाब से किस टेरर एक्ट नहीं लग सकता इसमें, मगर अब गवर्नमेंट ने उस पर लगा दिया। अब हमारे ऊपर बर्डन है, जो डिफेंस एडवोकेट रहते हैं या जो एक्यूज़ को पैरवी करते हैं, उनके अंदर उनके पास अपॉर्चुनिटी है वो कोर्ट में जाके ये इस्टेब्लिश करें कि ये टेरर एक्ट नहीं है, एक नॉर्मल क्रिमिनल एक्ट है। तो मगर इसमें क्या है, एक स्ट्रिंजेंट व्यू है गवर्नमेंट का। वो स्ट्रिंजेंट व्यू होने की वजह से, गवर्नमेंट का एक स्ट्रिंजेंट व्यू और कोर्ट का एक स्ट्रिंजेंट अप्रोच है, जिसकी वजह से अब तक भी जिन लोगों ने इस पर चैलेंज किया है कि कोई भी एक्ट, चाहे वो कोई राइटिंग का हो, चाहे मर्डर का एक्ट हो, चाहे एक नॉर्मल 307 का भी एक्ट हो, उसके ऊपर भी चैलेंज किया है यूएपीए। मगर इनिशियल स्टेज में
कोई भी कोर्ट इसको अप्रिशिएट नहीं करता, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी उसको, और हमेशा वो लोग सरकार की साइड लेते हैं। तो एक तरीके से अगर वकील हजरात अगर कोशिश करें, और मैं समझता हूँ मुमकिन भी होगी, फिर भी आप वाज़े तौर से बताएं, क्या UAPA टिका रहेगा या वो कॉश होगा? देखिए UAPA तो क्वैशिंग का हम लोग जब तक, क्योंकि केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है 2019 में, इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान UAPA को कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब कि 6 महीने तक तो हम लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये लीगल पोजीशन है पहली। दूसरी बात, अगर उसको चैलेंज भी करना है वो चार्जशीट मटेरियल के ऊपर बेसिस के ऊपर करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल से इन केसेस का, जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो कोई छोटे दूसरे हाई कोर्ट्स हों या तो सुप्रीम कोर्ट हो, वो कभी भी जब भी UAPA का कोई चार्ज किसी के ऊपर आ जाता है तो वो लोग हमेशा सरकार की तरफ रहते हैं, और वो लोग कानून में जो सेटल्ड प्रिंसिपल हैं उसको अनदेखी कर देते हैं। इसी की वजह यह है कि आपने देखा होगा कि भीरमा कोरेगांव के केस में कितने सारे इंटेलेक्चुअल्स, कितने उम्र वाले लोग, कितने एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी उसके अंदर अरेस्ट किए गए हैं और उनको UAPA लगाया गया है, और उनमें कुछ भी मटेरियल नहीं है। इसके बावजूद भी सर कोई भी कोर्ट उनको बेल नहीं दे पा रही, कोई रिलीफ नहीं दे पा रही, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंजेंट वे की वजह से। और इसकी वजह क्या है बोले तो, इसकी वजह क्या है कि कोर्ट ने अपने करतार सिंह केस में ये मान लिया है कि जितने के ऊपर भी टेररिस्ट एक्ट लग जाता है, और वो जो ऑर्डर था वो टाडा के कॉन्टेक्स्ट में था, मगर टाडा के कॉन्टेक्स्ट में वो उसका प्रेसिडेंट है, इसका UAPA का प्रेडिसर एक्ट टाडा है। तो उस में एक्ट में उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट डिस्कशन में बोल दिया है कि एक स्पेशल कैटेगरी एक्यूज्ड हैं, तो दे हैव टू बी ट्रीटेड स्पेशली, तो स्पेसिफिकली दे हैव बी ट्रीटेड, दे हैव टू ट्रीटेड डिफरेंटली बोल के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया है कि जो भी एक्यूज UAPA के अंडर में एक्यूज रहेंगे तो वो एक सेपरेट कैटेगरी के एक्यूज हैं, और उनको सेपरेट कैटेगरी के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए। तो एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा इन लोगों को बेल की, जिस पर भी UAPA लगा है, बेल की कोई उम्मीद फ़िलहाल नहीं की जा सकती, क्या ये बात मानकर चल सकते हैं? देखिए, मैं अप फ्रंट ये बात नहीं बोलूँगा कि उनको बेल की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर अच्छे एडवोकेट कोर्ट में जाके प्रेजेंट करें अपने एक्यूज़ के केसेस को, और इस केस को बजाय UAPA को चैलेंज किए बगैर दूसरे तरीके से इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो अगर केस कमज़ोर हो गया और कुछ पुलिस की जो फ्लॉज हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन मटेरियल को जिस तरह से पुलिस ने कलेक्ट किया है उसके फ्लॉज को अगर कोर्ट को दिखाने में कामयाब हो गए, तो कोर्ट अपना व्यू बदल भी सकता है, और थोड़ा उन्हें इसके बारे में आप लोग जो एक्यूज़ की तरफ से थोड़ा नरमी अख्तियार कर सकता है, तो उनको बेल मिलने के इम्कान है। मगर UAPA जब तक है तो बेल मिलना आम तौर पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, और वैसी हालात इस केस में भी रहेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत कीमती वक्त हमें दिया, इसका हम तहे दिल से हम और हमारे नाजरीन शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाजरीन, जिस तरीके से ताहिर साहब ने बताया, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपकी सामने हम लाते रहेंगे, और इस केस को लेकर भी बार बार हम आपका वक्त लेते रहेंगे। उम्मीद है आप हमें अपना वक्त कीमती देंगे। जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा, जो ताज़ा तरीन जानकारियाँ रहेंगी, हम आप तक पहुँचाने की पूरी मुकम्मल कोशिश करेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।